नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्कार बच्चों, मैं श्रीमती विभा शर्मा, उच्चतर माध्यमिक शिक्षक, शासकीय नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बाग सेवनिया से आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम 12वीं कक्षा के वाणिज्य संकाय के व्यवसाय अध्ययन विषय की अध्याय 11 विपणन प्रबंध का अध्ययन करेंगे। आज जो हम विषय वस्तु पढ़ने जा रहे हैं उसमें पहला मुख्य बिंदु है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का आशय, परिभाषा, एक अच्छे ब्रांड की विशेषताएं, ब्रांड एवं ट्रेडमार्क में अंतर, ब्रांड के लाभ या महत्व, लेबलिंग, आशय, प्रकार, कार्य एवं अनिवार्यता, पैकेजिंग, आशय, परिभाषा, उद्देश्य, महत्व, भूमिका या कार्य, कीमत निर्धारण, आशय, उद्देश्य, महत्व, प्रभावित करने वाले घटक, भौतिक वितरण संबंधी निर्णय या माध्यम, वितरण माध्यमों के प्रकार और विधियां, प्रवर्तन, आशय, उद्देश्य, प्रवर्तन मिश्र और उसके घटक, विक्रय संवर्धन, अर्थ, परिभाषा, विधियां, विज्ञापन, आशय, परिभाषा, महत्व, आवश्यकता, उपयोगिता, वैयक्तिक विक्रय, आशय, परिभाषा, विशेषताएं और कार्य, और विक्रेताओं के प्रकार एवं जनसंपर्क। ब्रांडिंग आधुनिक काल में उत्पादकों द्वारा अपनी वस्तुओं के लिए किसी न किसी ब्रांड का उपयोग करना सामान्य बात हो गई है। अधिकांश उपभोक्ता वस्तुओं और पर्याप्त सीमा तक औद्योगिक वस्तुओं के संबंध में आज भी ब्रांड प्रयोग करते हैं। वस्तुओं को ब्रांड प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य निर्माता द्वारा अपनी वस्तु को दूसरे उत्पादकों द्वारा निर्मित वस्तुओं से पृथक करने का होता है। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की परिभाषा समिति ने ब्रांड की परिभाषा इस प्रकार से दी है: ब्रांड एक नाम, पद, प्रतीक या डिजाइन या इनका ही सम्मिश्रण है जिसके द्वारा एक विक्रेता या विक्रेताओं के समूह की वस्तुओं की पहचान की जाती है और उन्हें प्रतियोगिता की वस्तुओं अथवा सेवाओं से भिन्न किया जाता है। एक अच्छे ब्रांड की विशेषताएं: ब्रांड का चुनाव करते समय संस्था को निम्नलिखित बातें विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए। पहला पॉइंट है ब्रांड का नाम। ब्रांड का नाम वस्तु के गुणों को प्रकट करने वाला होना चाहिए। जैसे कोका कोला, अर्थात इसमें कोको की कुछ मात्रा भी प्रयोग की जाती है जो ताजी तथा स्फूर्ति देती है। इसके साथ ही ब्रांड का नाम ऐसा होना चाहिए जिसके उच्चारण में कठिनाई न हो, अर्थात जो आसानी से बोला जा सके। अर्थात ब्रांड का नाम ऐसा होना चाहिए जिसे शिक्षित और अशिक्षित, बच्चे, युवा एवं वृद्ध सभी आसानी से उच्चारित कर सकें। द्वितीय पॉइंट है आसानी से पहचाने जाने योग्य। ब्रांड चिन्ह ऐसा होना चाहिए जिसको आसानी से पहचाना जा सके, अर्थात ब्रांड चिन्ह की बनावट आंखों में समा जाने योग्य होनी चाहिए। अन्य ब्रांड नामों से भिन्न। तीसरा पॉइंट है अन्य ब्रांड नामों से भिन्न। ब्रांड का नाम अन्य ब्रांडों के आधार पर नहीं रखा जाना चाहिए ताकि किसी प्रकार के भ्रम की संभावना न रहे। इसमें अपनी विशेषता होनी चाहिए। मितव्ययिता, एक अच्छे ब्रांड नाम में मितव्ययिता का गुण होना चाहिए, अर्थात उसे पैकिंग पर छपवाने या उसके विज्ञापन पर अधिक व्यय नहीं होना चाहिए। ब्रांड ऐसा होना चाहिए जिसे सरलता पूर्वक याद रखा जा सके। अश्लीलता से दूर, ब्रांड में किसी भी प्रकार की अश्लीलता का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, अर्थात यदि चित्र का प्रयोग किया जाए तो वह सभ्यताओं की सीमाओं से बंधा होना चाहिए। छठा है मन को लुभाने वाला। ब्रांड का नाम, चिन्ह तथा चित्र ऐसा होना चाहिए कि यह ग्राहक के मन और मस्तिष्क में अच्छी प्रकार समा जाए तथा उसे पर्याप्त प्रभावित भी करे। सातवां है ब्रांड का पंजीकरण।
ब्रांड का पंजीकरण अवश्य ही कराना चाहिए ताकि उसकी नकल कोई अन्य उत्पादक न कर सके। और 8वां पॉइंट है विज्ञापन में सहायक। ब्रांड का नाम व चिन्ह ऐसा होना चाहिए जो विज्ञापन को प्रभावशाली बनाने में सहायक हो। 9वां पॉइंट है संक्षिप्त। संक्षिप्त ब्रांड नाम जो रहता है, चिन्ह मतलब ब्रांड का नाम तथा चिन्ह संक्षिप्त होना चाहिए ताकि उसे याद रखने में सुविधा रहे। वास्तव में आधुनिक समय में संक्षिप्त नाम ही पसंद किया जाता है, जैसे डालडा, बाटा, उषा आदि। ब्रांड एवं ट्रेडमार्क में अंतर। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने व्यापारिक चिन्ह अर्थात ट्रेडमार्क को परिभाषित करते हुए कहा है कि ट्रेडमार्क ऐसा ब्रांड है जिससे कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया है, क्योंकि कानून के अंतर्गत केवल एक विक्रेता ही उसका प्रयोग कर सकता है। उक्त परिभाषा स्पष्ट करती है कि पंजीयत ब्रांड ही ट्रेडमार्क कहलाता है। ट्रेडमार्क शब्द को सामान्यतया ब्रांड के स्थान पर उस समय प्रयुक्त किया जाता है जबकि ब्रांड का पंजीयन कराना होता है और उसे वैधानिक कार्यवाही की आवश्यकता होती है। ब्रांड एवं ट्रेडमार्क में अंतर नहीं किया जाता है तथा एक दूसरे का पर्याय मानकर प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन सभी ब्रांड ट्रेडमार्क नहीं माने जाते हैं। ब्रांड के लाभ या महत्व। ब्रांड से मुख्यतः दो प्रकार के या दो लोगों को लाभ होता है, उत्पादकों को लाभ या उपभोक्ताओं को लाभ या दोनों को लाभ। उत्पादकों को लाभ। ब्रांडिंग से उत्पादकों को निम्न उल्लेखनीय लाभ प्राप्त होते हैं। पहला, ग्राहकों का वस्तु से परिचय। ब्रांडेड वस्तुएं बाजार में भेजने से उत्पादकों को यह लाभ होता है कि वह वस्तुएं सरलता पूर्वक जनता से परिचित हो जाती हैं। उपभोक्ता सरलता पूर्वक यह जान जाते हैं कि अमुक वस्तु अमुक उत्पादक की है। बाजारों का निर्माण। अपनी वस्तु का अलग विशिष्ट ब्रांड नाम रखकर और उसका विज्ञापन, प्रसार एवं प्रचार करके एक उत्पादक अपनी वस्तु का अलग बाजार तैयार कर लेता है और अपनी बिक्री को सुरक्षित सा कर लेता है। ब्रांड नाम देने से वस्तुओं का बाजार विस्तृत भी होता है, क्योंकि उपभोक्ता लोकप्रिय ब्रांड के माल को बिना किसी अधिक सोच विचार के सहज ही क्रय कर लेते हैं। विज्ञापन एवं प्रदर्शन कार्यक्रमों में सहायता। ब्रांडेड वस्तुओं का विज्ञापन और प्रदर्शन करने में भी उत्पादकों को बहुत सुविधा रहती है। ब्रांड होने की दशा में उत्पादक को विज्ञापन के लिए एक ऐसा आधार मिल जाता है जिसके इर्द गिर्द वह अपनी संस्था की छवि का निर्माण कर सकता है। प्रत्यक्ष वितरण की सुविधा। ब्रांड नाम लोकप्रिय हो जाने पर एक उत्पादक ग्राहकों से प्रत्यक्ष संपर्क भी कर सकता है। वह स्वयं अपनी बिक्री की दुकानें खोल सकता है और वितरण श्रृंखला से मध्यस्थों को हटाकर उसका कुछ लाभ उपभोक्ताओं को और कुछ स्वयं ले सकता है। वस्तु मिश्रण के विस्तार में सुविधा। जिस उत्पादक फर्म के पास पहले से ही ब्रांड वाली एक या अधिक उत्पाद पंक्तियां हैं, तो वह अपने वस्तु मिश्रण में एक नई वस्तु सरलता पूर्वक जोड़कर बाजार में निकाल सकता है। उदाहरणार्थ, यदि आज हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड कोई नया खाद्य पदार्थ निकाले तो सरलता पूर्वक उसका विपणन कर सकती है। अन्य लाभ जैसे ब्रांड नाम से बिकने वाली वस्तुएं प्रमाणित किस्म की होती हैं और इनका मूल्य उत्पादक द्वारा ही नियत किया जाता है, अतः सारे बाजार में इनका एक ही मूल्य रहता है। इससे उत्पादक फर्म की बाजार ख्याति बनती है। ब्रांडिंग का एक लाभ यह भी है कि इसके अपनाने से वस्तु की कीमत लोच घट जाती है और ऐसी वस्तुओं की कीमत में उतार चढ़ाव प्रायः नहीं होते हैं। उपभोक्ताओं को लाभ। द्वितीय पॉइंट हमारा है उपभोक्ताओं को लाभ। ब्रांड का प्रयोग केवल उत्पादकों को ही लाभान्वित नहीं करता, अपितु उससे उपभोक्ताओं को भी निम्न उल्लेखनीय लाभ प्राप्त होते हैं। वस्तु की किस्म की गारंटी। ब्रांड नाम से बिकने वाली वस्तुओं के गुण स्तर में उत्पादक स्वयं ही बहुत सावधान रहते हैं, अतः उपभोक्ता को अच्छी किस्म की वस्तु मिलती है। क्रय में सुविधा। ब्रांड के द्वारा क्रेता को इच्छित उत्पाद
या सेवा की पहचान करना सुगम हो जाता है। वह ऐसी प्रमाणित वस्तुओं को बिना अधिक सोच विचार करे शीघ्र ही क्रय कर लेता है। मूल्य की निश्चितता। ब्रांडेड वस्तुओं के मूल्य में सभी स्थानों पर समानता पाई जाती है, अतः क्रेता को इस बारे में कोई परेशानी नहीं होती, उसका शोषण भी नहीं हो पाता। किस्म में सुधार। ब्रांड नाम से बिकने वाली वस्तु की किस्म कालांतर में सुधरती ही जाती है, क्योंकि उत्पादकों में चलने वाली प्रतियोगिता उन्हें वस्तु सुधार के लिए विवश करती है। अच्छी पैकिंग। यद्यपि ब्रांड का नाम वस्तु के पैकेट के ऊपर अंकित किया जाता है, अतः यह आवश्यक हो जाता है कि वस्तु को अच्छे पैकेट में रखा जाए। इससे उपभोक्ता को वस्तु अच्छे पैकेट में मिलती है और वह खराब नहीं हो पाती। हमारा अगला बिंदु है लेबलिंग। लेबलिंग एक प्रकार का सूचना देने वाला तत्व होता है। यह उत्पाद के साथ या उसके पैकेज के साथ लगी एक पर्ची होती है जो वस्तु या उत्पाद से संबंधित जानकारी प्रदान करती है। उदाहरण के लिए दवाइयों की शीशी पर लपेटा गया जानकारी वाला चिट लेबल का सबसे अच्छा उदाहरण है। इस पर्ची पर दवाई का नाम, उत्पादक का नाम, दवाई बनाने का सूत्र यानी फॉर्मूला, उत्पादन की तिथि, उपयोग का तरीका, सुरक्षात्मक उपयोग की अंतिम तिथि, बैच नंबर आदि सूचनाओं का उल्लेख रहता है। इसे लेबल कहा जाता है तथा इसे तैयार करने की प्रक्रिया लेबलिंग कहलाती है। लेबल के प्रकार। लेबल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ब्रांड लेबल, इसमें केवल वस्तु के ब्रांड का उल्लेख होता है, और दूसरा होता है श्रेणी लेबल। इस प्रकार के लेबल में वस्तु की विभिन्न गुणवत्ता को दर्शाने वाले लेबल लगे होते हैं। उदाहरण के लिए गोदरेज के फ्रिज, सिंगल डोर, डबल डोर, डीलक्स आदि। विवरणात्मक लेबल। इस लेबल में वस्तु का संपूर्ण विवरण अंकित रहता है, जैसे नाम, प्रयोग का तरीका, किस्म, उत्पादक का नाम, उत्पादन की तिथि आदि, जैसे कि दवाइयों की शीशी पर अंकित रहता है। लेबलिंग के कार्य। लेबलिंग का पहला कार्य है वस्तु की पहचान का कार्य। दूसरा है विभिन्न किस्म की वस्तुओं के पृथक वर्गीकरण के लिए, और तीसरा है सजावटी लेबल होने से वस्तु के प्रति ग्राहक का आकर्षण बढ़ता है। लेबलिंग की अनिवार्यता। उत्पादकों को लेबल लगाना अनिवार्य नहीं है, वे अपने स्तर पर लेबल लगाने के लिए स्वतंत्र हैं। कुछ वस्तुओं पर सरकार द्वारा लेबल लगाना अनिवार्य किया गया है, विशेषकर दवाइयों पर तथा प्रोसेसिंग फूड पर। जो उत्पाद मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं, उन पर सूचना या चेतावनी के रूप में लेबल लगाना अनिवार्य है, जैसे कि सिगरेट या तंबाकू उत्पादों पर वैधानिक चेतावनी देना अनिवार्य कर दिया गया है। हमारा अगला मुख्य बिंदु है पैकेजिंग। पैकेजिंग, जिससे कि आशय है वर्तमान समय में पैकेजिंग का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। विपणन व्यय का एक प्रमुख भाग पैकेजिंग पर व्यय की जाने वाली लागत होती है। एक आकर्षक पैकिंग से विक्रय में वृद्धि होती है। उत्तम एवं आकर्षक पैकिंग आधुनिक युग की अनिवार्यता बन गया है। पैकिंग मुख्यतः किसी प्रकार की पहचान, सुरक्षा एवं आकर्षण का साधन है। विलियम जे के अनुसार पैकेजिंग को उत्पाद नियोजन की क्रियाओं के उस सामान्य समूह से परिभाषित किया जा सकता है जिसमें उत्पाद के लिए कंटेनर अथवा रैपर का निर्माण एवं अभिकल्पन सम्मिलित होता है। अर्थात पैकेजिंग एक ऐसी कला एवं विज्ञान है जो उत्पाद के सुरक्षित वितरण एवं उपयोग के लिए उपयुक्त कंटेनर्स एवं रैपर्स बनाने में तथा उत्पाद को उन कंटेनर्स एवं रैपर्स में बंद करने से संबंध रखता है। पैकेजिंग के उद्देश्य एवं महत्व या भूमिका। पैकेजिंग के प्रमुख उद्देश्य एवं लाभ निम्नानुसार है। पहला, उपभोक्ता की आवश्यकताओं को पूर्ण करना। द्वितीय है विक्रय प्रवर्तन। तीसरा है सुरक्षा। चौथा है सुविधा। पांचवा मितव्ययिता। छठवां है आकर्षण। सातवां है अन्य उद्देश्य,
जैसे पैकेजिंग के अनुदेश क्या हो सकते हैं? उत्पाद विभिन्नीकरण में सहायक होना, उत्पाद छवि में सुधार करके लाभ में वृद्धि करना, उत्पाद में नवीनता लाना। पैकिंग पर उत्पाद के निर्माण एवं उपभोग करने की अंतिम तिथि अंकित होने के कारण उपभोक्ता को यह ज्ञात हो जाता है कि उत्पाद ताज़ा है अथवा उपयोग करने की अवधि समाप्त हो गई है। अगला, निर्माता अथवा उत्पादक द्वारा निर्धारित मूल्यों पर उत्पाद का विक्रय करने में सहायक होना। छठवां है उत्पाद की पहचान करने में सहायक होना। अब हम देखेंगे पैकेजिंग के कार्य। पैकेजिंग के कार्य जो है प्रमुख रूप से निम्नलिखित हैं। पहला है सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मीन्स पैकेजिंग का प्रमुख कार्य उत्पाद की सुरक्षा, अर्थात उत्पाद को टूट फूट एवं हानियों से बचाना है। पैकिंग वस्तुओं की जिंदगी को बढ़ा देता है और निर्माता, वितरक एवं ग्राहक वर्ग को आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। दूसरा है सुविधा यानी कन्वीनियंस। पैकिंग वस्तुओं को लाने ले जाने, खोलने, बंद करने तथा उठाने रखने आदि के समय उत्पादकों, वितरकों एवं ग्राहकों को सुविधाएं प्रदान करता है। तीसरा है पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन। पैकिंग ग्राहकों एवं उपभोक्ताओं के मस्तिष्क में उत्पाद पहचान उत्पन्न करता है, साथ ही प्रतिस्पर्धी वस्तुओं के प्रतिस्थापन को रोकने का कार्य करता है। इस प्रकार पैकिंग विज्ञापन का कार्य भी करता है। विभेदीकरण, डिफरेंशिएशन। पैकिंग एक फर्म के उत्पादों को अन्य स्पर्धी फर्म के उत्पादों से भिन्नता प्रकट करता है, जहां उत्पाद के गुण, मूल्य एवं आकार में समानता होती है। वहां पैकिंग भिन्नता ही प्रायः ग्राहक क्रय निर्णयों का आधार बनती है। विक्रय में सहायता, हेल्प्स इन द सेलिंग। पैकिंग विक्रय प्रक्रिया में तथा दुकानों पर विज्ञापन में वस्तुओं के आकर्षण में वृद्धि कर देता है। इसके अतिरिक्त उत्पाद लाभों एवं उनके प्रयोग के तरीकों के संबंध में वितरकों एवं उपभोक्ताओं को शिक्षित करता है। उपयोगी सूचनाएं प्रदान करना। पैकेजिंग ग्राहकों को आवश्यक एवं उपयोगी सूचनाएं प्रदान करने का भी कार्य करता है। प्रायः एक पैकेट पर उत्पाद के उपयोग के संबंध में आवश्यक निर्देश मुद्रित रहते हैं। संग्रह करने में सुविधा। पैकेजिंग के कारण वस्तुओं के संग्रह करने में सुविधा हो जाती है, क्योंकि पैकेजिंग के कारण कम स्थान पर ही अधिक मात्रा में माल का संग्रह किया जा सकता है। कीमत एवं कीमत निर्धारण। सामान्य रूप से किसी वस्तु या सेवा के क्रय प्रतिफल के रूप में उपभोक्ता द्वारा जो मूल्य का भुगतान किया जाता है वह कीमत कहलाता है। अभिप्राय यह है कि एक फर्म अपने उत्पाद का मूल्य तय करे या किस भाव पर अपना माल बेचे ताकि उसके उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। बाजार में कीमत के लिए मूल्य शब्द भी प्रचलित है। कीमत या मूल्य निर्धारण के उद्देश्य या महत्व। किसी फर्म या व्यवसायी को अपने माल या सेवा की कीमत निर्धारित करने से पूर्व कीमत निर्धारण के उद्देश्य तय कर लेना आवश्यक है, ताकि उपयुक्त एवं प्रभावशाली कीमत निर्धारित की जा सके। कीमत निर्धारण या मूल्य निर्धारण का महत्व एवं प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला है पूर्व निश्चित प्रतिफल या लाभ प्राप्त करना। मूल्य निर्धारण का प्रथम उद्देश्य यह होता है कि व्यवसायी को विनियोगों पर एक निश्चित प्रतिफल या आवश्यक लाभ प्राप्त हो सके। प्रत्येक व्यवसायी का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। ऐसी स्थिति में कीमत निर्धारण का उद्देश्य लागत पर एक निश्चित प्रतिशत में लाभ जोड़ना होता है। बिना लाभ उद्देश्य के मूल्य निर्धारण का कोई औचित्य नहीं है। दूसरा है कीमतों को स्थिर करना। कीमत निर्धारण का दूसरा उद्देश्य कीमतों को स्थिर रखना होता है। बाजार में तेजी मंदी के दौर आते रहते हैं। ऐसी स्थिति में भी कुछ उत्पादक अपने उत्पादों की निर्धारित कीमत में कमी या वृद्धि नहीं करते। ऐसा करना व्यवसाय की ख्याति एवं वित्तीय दृष्टिकोण से अच्छा रहता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रतिष्ठित कंपनियां मंदी के दिनों में उत्पाद के साथ उपहार या विशेष छूट देती हैं, लेकिन निर्धारित कीमत को स्थिर रखती है। तीसरा पॉइंट है पूर्व निश्चित बाजार को बनाए रखना।
कुछ फर्मों की कीमत निर्धारण का उद्देश्य उनके द्वारा प्राप्त बाजार को बनाए रखना एवं उसमें सुधार करना होता है। वस्तु की मांग या बाजार बना रहे, प्रतिफल महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसे उत्पादक अपने माल की कीमत मांग को ध्यान में रखकर निर्धारित करते हैं। जैसे खेतान पंखे के निर्माता ऑफ सीजन की छूट देकर कम कीमत पर बाजार बनाए रखने का प्रयास करते हैं। हमारा चौथा मुख्य बिंदु है प्रतियोगिता का सामना करना। कीमत निर्धारण का एक उद्देश्य एक जैसा उत्पादन करने वाली अन्य फर्मों से प्रतियोगिता का सामना करना या रोकना होता है। इस उद्देश्य से नई कंपनियां पुरानी एवं प्रतिष्ठित कंपनियों से अपने उत्पादन का मूल्य कम रखती हैं, जबकि एक जैसे स्तर की कंपनियां समान मूल्य निर्धारित करती हैं। जैसे कोलगेट या फोरहेंस टूथपेस्ट कंपनियां अपने उत्पादों का मूल्य लगभग समान रखती हैं ताकि प्रतियोगिता ना हो, जबकि नई टूथपेस्ट कंपनियां कम कीमत निर्धारित करती हैं ताकि प्रतिष्ठित कंपनियों की प्रतियोगिताओं का सामना कर सकें। कीमत निर्धारण को प्रभावित करने वाले घटक: माल की लागत, दूसरे उत्पादकों द्वारा निर्धारित मूल्य, मांग की स्थिति, वस्तु की किस्म, बाजार की प्रकृति, वितरण नीति, शासकीय मूल्य नीति, उपभोक्ताओं के क्रय प्रारूप, उत्पाद विभेदीकरण, आर्थिक वातावरण, बढ़ते हुए मूल्यों के प्रति उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया एवं अन्य घटक। भौतिक वितरण संबंधी निर्णय या माध्यम, अर्थात वस्तुओं का भौतिक रूप से जब वितरण करना है तो उसके माध्यम क्या होंगे। पहला है स्टॉक की मात्रा, दूसरा है भंडार, तीसरा है परिवहन निर्णय, चौथा है सामग्री हस्तांतरण निर्णय, पांचवा है आदेश संबंधी निर्णय। वितरण माध्यमों के प्रकार एवं विधियां: वस्तुओं तथा उत्पादों को उत्पादक से अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में विभिन्न माध्यमों में से किसी एक का भी उपयोग किया जा सकता है। वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में 3 प्रणालियां काम में लाई जाती हैं। पहली है प्रत्यक्ष वितरण प्रणाली या माध्यम, दूसरा है अप्रत्यक्ष वितरण प्रणाली या माध्यम, और तीसरा है दोहरी वितरण प्रणाली या माध्यम। प्रत्यक्ष वितरण प्रणाली या माध्यम को हम निम्न बिंदुओं द्वारा समझ सकते हैं। इस प्रणाली के माध्यम से वस्तुएं पहुंचाने के निम्न प्रकार हैं। पहला है उत्पादक या निर्माता द्वारा स्वयं विक्रय, दूसरा है डाक द्वारा आदेश प्राप्त करके विक्रय, तीसरा है विक्रय प्रतिनिधि द्वारा विक्रय, टेलीफोन या इंटरनेट द्वारा, पांचवा है विक्रय मशीन द्वारा। इसको हम इस फ्लो चार्ट से समझ सकते हैं। जैसे उत्पादक और उपभोक्ता, इनके बीच में ये 5 माध्यम हैं। जैसे उत्पादक के द्वारा जो वस्तु है, निर्माता स्वयं क्या करेगा, विक्रय करेगा, किसको, उपभोक्ताओं को। फिर दूसरा भाग है, उत्पादक जो है अपनी वस्तुएं उपभोक्ताओं को डाक द्वारा आदेश प्राप्त होने पर भेजेगा। तीसरा है उपभोक्ता को उत्पादक द्वारा जो वस्तु है किसके द्वारा प्राप्त होगी, विक्रय प्रतिनिधि द्वारा। अब उत्पादक टेलीफोन या इंटरनेट के माध्यम से भी वस्तुएं उपभोक्ता तक पहुंचा सकता है, और अंत में उत्पादक उपभोक्ता को विक्रय मशीन द्वारा भी वस्तुएं पहुंचा सकता है। अप्रत्यक्ष वितरण प्रणाली या माध्यम: अप्रत्यक्ष वितरण प्रणाली से आशय निर्माता द्वारा उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं को मध्यस्थों के माध्यम से उपभोक्ता तक पहुंचाने से है। जो संस्थाएं इस अप्रत्यक्ष वितरण प्रणाली में मध्यस्थ के रूप में कार्य करती हैं, उन्हें अप्रत्यक्ष विक्रय एजेंसियां कहते हैं। यह एजेंसियां 3 प्रकार की होती हैं। पहली है वितरक या प्रतिनिधि, दूसरा है थोक विक्रेता, और तीसरा है फुटकर विक्रेता। इन तीनों एजेंसियों के माध्यम से वस्तु उपभोक्ता तक 3 विभिन्न स्तरों पर पहुंचती है। इन 3 स्तरों पर वितरण प्रणाली को संक्षेप में निम्नानुसार जाना जा सकता है। पहला है एक स्तरीय माध्यम। इसमें निर्माता फुटकर व्यापार के माध्यम से उपभोक्ता तक वस्तुएं या सेवाएं पहुंचाता है। द्वितीय स्तरीय माध्यम, इसमें निर्माता
थोक व्यापारी को अपना माध्यम बनाता है। थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी के माध्यम से ग्राहक तक वस्तुएं या सेवाएं पहुंचाता है। अगला है 3 स्तरीय माध्यम। इसमें निर्माता अपनी वस्तुओं के वितरण के लिए वितरक या प्रतिनिधि नियुक्त करता है। वितरक थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी को माल बेचता है। अंत में फुटकर व्यापारी ग्राहक तक उत्पाद पहुंचाता है। इसको हम एक फ्लो चार्ट से समझेंगे। पहला देखिए आप, एक स्तरीय माध्यम। इसमें सिर्फ 3 लोग हैं, निर्माता और ग्राहक के बीच में सिर्फ एक ही है व्यक्ति है, जिसे हम कहते हैं फुटकर व्यापारी। ये हो गया एक स्तरीय माध्यम। द्विस्तरीय माध्यम में निर्माता और ग्राहक के बीच में 2 लोग आ गए हैं। पहला कौन है? थोक व्यापारी। फिर थोक व्यापारी से सामग्री किसको पहुंच रही है? फुटकर व्यापारी, फिर ग्राहक। 3 स्तरीय माध्यम में निर्माता एवं ग्राहक के बीच में अब 3 स्तर, यानी हमने एक पहला किसको दिया, निर्माता ने किसको नियुक्त किया है? वितरक प्रतिनिधि। वितरक प्रतिनिधि से थोक व्यापारी और थोक व्यापारी से फुटकर व्यापारी, और अंत में जाकर के वितरण कहाँ जाकर रुक रहा है? ग्राहक। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।